हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है रोहित रेलवे टीएम 4 क्लास में। अगर आप भी रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। ये सभी प्रश्न दोस्तों ये प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर है, वो भी रेलवे ग्रुप डी का। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। इसमें रेलवे से संबंधित सभी एग्जामों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तथा सेट प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाया जाता है। ये देखिए दोस्तों, 17/8/2022 को पूछा गया सभी प्रश्न है, वो भी फर्स्ट शिफ्ट के। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन को बड़ा कर लेते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र में मांग वक्र की ढलान समानता होती है, कैसी होती है? तो इसका ग्राफ अगर हम लोग खींचेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों बाएं से दाएं नीचे की ओर, बाएं से दाएं नीचे की ओर। ठीक है, ऐसे आप ढलान बना इसको ग्राफ बता सकते हैं, बना सकते हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाएं से दाएं नीचे की ओर। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, ये करंट अफेयर का प्रश्न है दोस्तों कि फरवरी 2022 में जैव चिकित्सा नवाचार बायोमेडिकल इनोवेशन पर आईसीएमआर नीति किसने लॉन्च की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मनसुख मंडाविया। मनसुख मंडाविया 2022 में स्वास्थ्य मंत्री थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मनसुख मंडाविया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए 3 नंबर क्वेश्चन आपका रीजनिंग का है, 4 नंबर भी रीजनिंग का प्रश्न है। तो अगर आप लोग रीजनिंग भी बनाना चाहते हैं और इसका पीडीएफ चाहते हैं दोस्तों, तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। उसका मैं आप लोग को लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और इसका पीडीएफ भी आप लोग को वहीं मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि जिप्सम को गर्म करके एक रासायनिक यौगिक एक्स तैयार किया जाता है। तो ये एक सफेद चूर्ण है और इसका उपयोग अग्निरोधी पदार्थ के रूप में होता है। तो यौगिक एक्स क्या है? यौगिक एक्स क्या है दोस्तों? तो वो प्लास्टर ऑफ पेरिस है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4 हाफ H2O। CaSO4 हाफ H2O इसका फॉर्मूला होता है किसका? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या होता है? NaOH। NaOH जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बोला जाता है, इसका फॉर्मूला है। अधोवन सोडा का क्या फॉर्मूला होता है? Na2CO3 10H2O। 10H2O ये हो गया धोवन सोडा का, इसी को बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। अब बेकिंग सोडा का सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। NaHCO3। ये सभी प्रश्न दोस्तों, इसका जितना भी फार्मूला लिखा है ये फार्मूला भी आप लोग को याद करना है। ऐसा नहीं कि फार्मूला नहीं आएगा, फार्मूला भी पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किस प्रकार के प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किए जा सकते हैं? निम्न में से किस प्रकार के प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किए जा सकते हैं? तो ये कैसा प्रतिबिंब प्राप्त किए जा सकते हैं दोस्तों पर्दे पर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए और बी दोनों। यानी ऑप्शन ए वास्तविक और बड़ी, और वास्तविक और छोटा। वास्तविक बड़ी यानी और वास्तविक और छोटा दोनों प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग श्वेत श्याम फोटोग्राफी में किया जाता है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग श्वेत श्याम फोटोग्राफी यानी फोटोग्राफी में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड का, यानी सिल्वर क्लोराइड सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग करते हैं। तो AgCl2, AgCl2 और सिल्वर ब्रोमाइड जो कि AgBr। ठीक है, तो आप लोग ये फार्मूला याद रखिएगा कि निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग श्वेत श्याम फोटोग्राफी में किया जाता है? तो सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड दोनों का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोग देखते चलिएगा कि आप लोग मैंने ये सिलेबस आप लोग को पहले ध्यान रखना है दोस्तों कि किस में किस सब्जेक्ट से कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है, कितना क्वेश्चन पूछ रहा है, और क्वेश्चन आ कहाँ से रहा है। ठीक है, कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है एग्जाम में, तो ये सभी आप लोग को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि एक धारावाही परिनालिका के लिए इनमें से कौन से कथन सत्य है? एक धारावाही परिनालिका के लिए इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी इसका उपयोग मृदु लोहे के टुकड़े को चुंबकित करने के लिए किया जा सकता है, ये सही है। और यह क्षण चुंबक की भांति कार्य करता है। तो ये दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा, तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी,
ठीक है, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश 1956 से राष्ट्रीय आय और उपभोग व्यय, बचत और पूंजी निर्माण से संबंधित डेटा जारी करने के लिए किस नोडल एजेंसी का प्रयोग करते हैं लोग। ठीक है, जैसे राष्ट्रीय आय की जानकारी, चाहे उपभोग व्यय, बचत या पूंजी निर्माण से संबंधित डेटा जारी करने के लिए नोडल एजेंसी कौन सी है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी इसी को एस एस CSO बोला जाता है। CSO इसी को बोला जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले भारत के किस राज्य में लागू की गई थी। पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले भारत में किस राज्य में लागू की गई थी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, राजस्थान। राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था को सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को लागू किया गया था। 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले में लागू किया गया था। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि उच्चतम न्यायालय ने किस वर्ष में दहेज के मुद्दों से संबंधित सतबीर सिंह नामक हरियाणा राज्य मामले में अपना फैसला सुनाया था। बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ये VVI प्रश्न है, भले करंट अफेयर का प्रश्न है चाहे कुछ का भी, लेकिन आपको ये याद रखना है कि उच्चतम न्यायालय ने किस वर्ष में दहेज के मुद्दों से संबंधित सतबीर सिंह बनाम हरियाणा राज्य मामले में पहला फैसला सुनाया है। मैंने मामले में अपना फैसला सुनाया था। तो कब, तो ये दोस्तों 2021 में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2021 में। ये सभी प्रश्न आप लोग देखते चलिएगा जितने भी प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि एड्स का पूर्ण रूप क्या है। एड्स का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों। तो हम लोग जानते हैं कि एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कहाँ पर है दोस्तों, देखिए एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, जो कि एड्स का फुल फॉर्म होता है। एड्स का फुल फॉर्म होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, देखते हैं अगला प्रश्न कि न्यूलैंड के औष्टक नियम में पहला तत्व डैश है और अंतिम ज्ञात तत्व कौन सा है। यानी न्यूलैंड के प्रथम तत्व कौन सा था और अंतिम तत्व कौन सा था, ये आपको बताना है। तो पहला तत्व हाइड्रोजन था और अंतिम तत्व वो थोरियम था। ठीक है, याद रहेगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहला हाइड्रोजन। पहला एलिमेंट कौन था, हाइड्रोजन, और जो अंतिम एलिमेंट था वो थोरियम था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह जो कि पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायक होता है। तो कौन सा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जीवाणु और कवक, यानी बैक्टीरिया और फंगी। बैक्टीरिया और फंगी जो कि जीव समूह पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायक होता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है कि गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के बारे में इनमें से कौन से कथन सत्य है। गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के बारे में, यानी प्रिंसिपल जो एक्सिस है उसके बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और 3, यानी 1 और 3 दोनों सही हो जाएगा। यानी एक, यह दर्पण पर अविलंब होता है, सही बात है, ये सही हो जाएगा दोस्तों। और ये मुख्य फोकस हमेशा, जो मुख्य फोकस है हमेशा मुख्य अक्ष पर स्थित होता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके आगे ही आपका मुख्य अक्ष पर ही फोकस मुख्य फोकस दूरी या फोकस लेंथ होता है दोस्तों। तो इसलिए ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और 1 और 3 दोनों। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि 2021 में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला होने का गौरव किसने प्राप्त किया था। तो कौन थी 2021 में विश्व कुश्ती चैंपियन में रजत पदक यानी सिल्वर मेडल जीती थी, कौन महिला थी दोस्तों। तो ये अंशु मलिक थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंशु मलिक। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला नंबर प्रश्न है कि देशांतर और अक्षांश के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है। देशांतर और अक्षांश के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, देशांतर कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती है। ये इसका गलत आंसर हो जाएगा, यानी राइट आंसर यही हो जाएगा दोस्तों कि देशांतर कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों, देखिए दोस्तों आप लोग को ऐसे ही तैयारी करके जाना है। आप लोग चैप्टर वाइज पढ़ लीजिएगा,
अगर हमें टाइम मिलता है या कहीं से बुक जुगाड़ करके भी हम आप लोग को चैप्टर वाइज सोचेंगे कि पढ़ा दें। जैसे पीरियोडिक टेबल हो गया, मेटल नॉन मेटल, फिर उसके बाद फोर्स हो गया, मोशन हो गया और लाइट चैप्टर हो गया। तो ये सभी मैग्नेट हो गया, ये चुंबक, ग्रेविटी हो गया, ये सभी प्रश्न चैप्टर जो है दोस्तों बहुत ही लाजवाब है और आप लोग को कहीं ना कहीं रेलवे ग्रुप डी में देखने को मिल सकता है। सेल हो गया, टिश्यू हो गया, ये सभी प्रश्न है दोस्तों सिलेबस में आप लोग को चैप्टर देखने को मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं। कशेरुकियों की यकृत कोशिकाओं में SER यानी एस से हो गया आपका स्मूथ, ई से एंडोप्लाज्मिक, आर से रेटिकुलम, SER द्वारा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है? तो कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है दोस्तों? ये क्वेश्चन आप लोग बहुत ही बढ़िया से देख लीजिएगा, ये भी VVI प्रश्न है कि कशेरुकियों की यकृत कोशिकाओं में SER द्वारा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य होता है? तो ये औषधियों और विषों का निराविषीकरण होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि विद्युत मोटर का कौन सा भाग उसमें प्रवाहित धारा के प्रवाह की दिशा को उलट देता है? तो ये कौन उलट देता है? तो ये विभक्त बल है। विभक्त बल है जो कि विद्युत मोटर का कौन सा भाग उसमें प्रवाहित धारा के प्रवाह की दिशा को उलट देता है? तो ये विभक्त बल है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बल्ब के फिलामेंट से डैश प्राप्त करने के लिए अत्यंत पतला और लंबा बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये भी बढ़िया प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए उच्च प्रतिरोध। उच्च प्रतिरोध जो कि बल्ब के फिलामेंट से उच्च प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए अत्यंत पतला और लंबा बनाया जाता है। ठीक ना? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला नंबर प्रश्न है 51 नंबर प्रश्न कि जब परमाणु संख्या डैश और नाभिकीय आवेश डैश तब नाभिक और संयोजी इलेक्ट्रॉनों के बीच आकर्षण बल डैश इसलिए Li यानी Li से लिथियम और से फ्लोरीन तक परमाणु त्रिज्या डैश होगी। ये आपको बताना है दोस्तों। तो कैसा? तो पहला नंबर की इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। पहला नंबर की यहाँ पर जब परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर बढ़ता है और नाभिकीय आवेश बढ़ता है तब नाभिकीय और संयोजी इलेक्ट्रॉनों के बीच आकर्षण बल बढ़ता है। ठीक है, इसलिए लिथियम से फ्लोरीन तक परमाणु त्रिज्या क्या होगा? तो वो घट जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ये देखिए कितना बढ़िया प्रश्न दिया है, इसमें लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन गलत करके आ जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि एक धुएं से भरे कमरे में प्रवेश करने पर प्रकाश की एक बारीक किरण इसमें से किसके कारण दिखाई देती है? तो ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी VVI प्रश्न है, जो आप लोग को ये बता रहे हैं कि VVI प्रश्न है वो आप लोग बढ़िया से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा श्वसन तंत्र का भाग वायु के प्रवाह को बिखेरने से रोकता है? ठीक है दोस्तों, ये भी बढ़िया प्रश्न है, आप लोग इसको भी याद रखिएगा कि कौन सा श्वसन तंत्र का भाग वायु के प्रवाह को बिखरने से रोकता है? तो ये उपास्थि के छल्ले। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा।